हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, बीजांड का परिवर्धन। बीजांड का परिवर्धन या गुरु बीजाणु जनन। डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल या मेगा स्पोरोजेनेसिस। देखिएगा, इसकी परिभाषा दो प्रकार से दी जाती है। बीजांड तथा भ्रूणकोश में परिवर्धन की क्रिया को ही, क्या बाबू, बीजांड तथा भ्रूणकोश में परिवर्धन की क्रिया को ही परिवर्धन की क्रिया को ही हम बीजांड का परिवर्धन कहते हैं। समझ में आ गया? फिर गौर से समझिएगा, बीजांड का परिवर्धन या गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? बीजांड तथा भ्रूणकोश में परिवर्धन की क्रिया को ही हम बीजांड का परिवर्धन या गुरु बीजाणु जनन हम कहते हैं, या गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या बाबू? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु को ही हम क्या कह देते हैं? गुरु बीजाणु जनन या बीजांड का परिवर्धन कहते हैं। फिर गौर से समझिएगा, हम कह रहे हैं इसकी परिभाषा दो प्रकार से दी जा सकती है। एक परिभाषा तो ये हो सकता है, बीजांड तथा भ्रूणकोश में परिवर्धन की क्रिया को ही बीजांड का परिवर्धन या गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, या इस प्रकार से भी कहा जा सकता है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से प्राप्त गुरु बीजाणु को ही हम क्या कह देते हैं? बीजांड में परिवर्धन या गुरु बीजाणु जनन कह देते हैं। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? अब देखिएगा, ये गुरु बीजाणु बनते कैसे हैं, अब इसको हम लोग समझते हैं। ठीक, तो आइए हम फिगर को दिखाते हैं कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है, अर्थात परिवर्धन हुआ है, हम समझते हैं। देखिएगा, अब बीजांड के अंदर बोलिएगा क्या भरा होता है? बोलिएगा पैरेन्काइमेटस सेल भरा होता है। क्यों? बोलिएगा क्या भरा होता है? पैरेन्काइमेटस सेल होता है। ये हम आपको बता चुके हैं। बोलिएगा पैरेन्काइमेटस सेल भरा होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? बोलिएगा, जिसको हम लोग न्यूसेलस के नाम से जानते हैं, बीजांड काय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बीजांड काय के नाम से जानते हैं। बोलिएगा, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बीजांड काय किस नाम से जानते हैं? बीजांड काय न्यूसेलस के नाम से जानते हैं, NUCELLUS, न्यूसेलस के नाम से जानते हैं। कोई परेशानी आप लोग को? अब देखिएगा, अब क्या होगा?
इसमें से यानी जो ये पैरेन्काइमेटस सेल है, इसमें से कोई एक सेल, क्या बाबू, कोई एक सेल अर्थात कोई एक अधोस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाएगी। क्या होगी? आकार में बड़ी हो जाएगी। कैसे बड़ी हो रही है, थोड़ा गौर से आप लोग देखिएगा। देखिएगा आप लोग, हो गया। ये देखिए एक कोशिका क्या हो गई बाबू, आकार में बड़ी हो गई। क्या हो गई? आकार में बड़ी हो गई। आकार में बड़ी हो गई। इसको हम प्रपशु कोशिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बाबू? प्रपशु कोशिका के नाम से जानते हैं। प्रपशु कोशिका। प्रपशु कोशिका की अंग्रेजी क्या होती है? ARCHESPORIAL, आर्किस्पोरियल सेल नाम होता है। क्या नाम होता है? आर्किस्पोरियल सेल नाम होता है। और यह जो प्रपशु कोशिका बनती है, यह प्राथमिक प्रपशु कोशिका बनती है। कैसी प्रपशु कोशिका बनती है? प्राथमिक प्रपशु कोशिका बनती है। समझ में आ गया? बोलिएगा यहाँ तक कोई परेशानी आप लोगों को? अब गौर से समझिएगा, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो आपका प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल बना है ना, अब इसमें समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन क्या होगा? समसूत्री विभाजन होता है। और जब इसमें समसूत्री विभाजन होता है तो एक है तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाती है। कितनी हो जाती है बाबू? 2 हो जाती है। क्लियर हो गया आप लोगों को? देखिएगा अब इसकी संख्या कितनी हो गई बाबू? 2 हो गई। तो देखिए 2 हम बना दे रहे हैं। 1 2 हो गई। कितनी कोशिका हो गई? 2 कोशिका हो गई। तो गौर से देखिएगा, अब इन दोनों कोशिकाओं का नाम क्या होगा? बाकी ये सब इसी तरह से भरे हुए हैं, भर ले इसको पहले। भर गया। यह आपका प्राथमिक भित्तीय कोशिका होगी। क्या होगी? प्राथमिक भित्तीय कोशिका होगी। प्राथमिक भित्तीय कोशिका होगी। भित्तीय कोशिका होगी। क्या होगी? प्राथमिक भित्तीय कोशिका होगी। प्राइमरी पेराइटल सेल होगी। ये बाहर वाली कोशिका। और ये अंदर वाली कोशिका का क्या नाम होगा? बीजाणु जनन कोशिका होगी। बीजाणु जनन कोशिका होगी। क्या नाम होगा इसका? बीजाणु जनन कोशिका होगी। स्पोरोजीनस सेल। क्लियर हो गया? इसकी अंग्रेजी होगी। अब गौर से देखिएगा, ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है ना, इससे पहले वाले में भी बना था। जब हम नर युग्म कोड पढ़ रहे थे, जो 3 प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण कर रही थी। समझ में आ गया? लेकिन यहाँ कोई जनन स्तर नहीं बनेगा। समझ में आ गया? ये कोशिका निर्माण में केवल भाग लेगी। अब उपयोगिता किसका है?
इसी बीजाणु जनन कोशिका की उपयोगिता है, बाकी किसी की उपयोगिता नहीं है। अब गौर से देखिएगा, यह बीजाणु जनन जो कोशिका है यह बिना विभाजन के ही, ठीक ना, मातृ बीजाणु जनन कोशिका के रूप में भाग लेने लगेगी। किस रूप में भाग लेने लगेगी? मातृ बीजाणु जनन कोशिका के रूप में भाग लेने लगेगी। गौर से देखिएगा आप लोग, बन गया। देखिए अब ये कोशिका किस रूप में भाग लेने लगी बाबू? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के रूप में। किस रूप? 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें से ये आपका बीजांड द्वार है और ये आपका निभाग है। क्यों है कि नहीं है? है, ये बता चुके आपको। जिसमें से बीजांड द्वार के तरफ की ये 3 कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं। क्या होती हैं? खत्म हो जाती हैं और केवल एक कोशिका बचती है। कितनी कोशिका बचती है बाबू? एक कोशिका बचती है। ये आपका है और ये आपकी एक कोशिका बची। कोई परेशानी आप लोग को? बोलेगा बचा। अब ये कोशिका बची तो अब ये कोशिका आकार में बड़ी हो जाएगी। क्या? अधिकांश भाग घेर लेगी। तो गौर से देखिएगा, अब ये क्या करेगी बाबू? भ्रूणकोश का अधिकांश भाग घेर लेगी। देखिए, और इसमें बीच में केंद्रक आ जाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? केंद्रक। क्या कहलाएगा बाबू? केंद्रक कहलाएगा। ये अधिकांश भाग घेर ली तो इसी को हम भ्रूणकोश के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भ्रूणकोश के नाम से जानते हैं। भ्रूणकोश के नाम से जानते हैं। अब इसमें फिर समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा बाबू? इसका जो ये केंद्रक है ना, क्या है? केंद्रक है। इस केंद्रक में समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होगा। तो देखिएगा आप लोग, समसूत्री विभाजन हुआ तो इसका जो केंद्रक है बाबू वह 2 केंद्रकों में बदल जाता है। कितने केंद्रकों में बदल जाता है? और दोनों केंद्रक दोनों ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। एक केंद्रक बीजांड द्वार की ओर, एक केंद्रक निभाग की ओर चला जाता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? फिर इसमें समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है बाबू? फिर इसमें समसूत्री विभाजन होता है। तो जब फिर समसूत्री विभाजन होता है समसूत्री विभाजन होता है तो गौर से फिर देखिएगा, इसमें जो 2 केंद्रक दिखाई दे रहे हैं यह 2 से 4 केंद्रकों में परिवर्तित हो जाते हैं। कितने केंद्रकों में? 4 केंद्रकों में परिवर्तित हो जाते हैं। 1 1 2 1 और 1 2। कोई परेशानी? 4 केंद्रक हो गए। फिर इसमें समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है बाबू? फिर इसमें समसूत्री विभाजन होता है। क्लियर हो गया? फिर समसूत्री विभाजन होता है
तो यह 4 केंद्रकों में से किस में परिवर्तित हो जाती है? 8 केंद्रकों में परिवर्तित हो जाती है। कितने केंद्रकों में परिवर्तित हो जाती है? 8 केंद्रकों में परिवर्तित हो जाती है। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हो रहा है आप लोगों को? बोलिएगा। अब इसमें केंद्रक व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं बाबू? केंद्रक व्यवस्थित होते हैं। केंद्रक व्यवस्थित होते हैं। तो व्यवस्थित होकर एक केंद्रक ऊपर से निभाग की तरफ से और एक केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ से बीच में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? बीच में आ जाते हैं। तो देखिएगा आप लोग, गौर से देखिएगा। तो एक केंद्रक यहाँ से और एक केंद्रक यहाँ से आ गए, तो बीच में 2 केंद्रक आ गए। कोई परेशानी आप लोगों को? अब ऊपर कितना केंद्रक बच गया बाबू? 3 बच गया। यहाँ भी आपका कितना बच गया? 3 केंद्रक बच गया। ये जो बीच वाला केंद्रक बना है ना, इसको ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है। फिर इनमें व्यवस्था होती है। तो होता क्या है, गौर से देखिएगा। देखिएगा आप लोग, तो यह एक केंद्रक में परिवर्तित हो जाता है। कितने केंद्रक में परिवर्तित हो जाता है? एक केंद्रक में परिवर्तित हो जाता है। और ऊपर वाला तो आपका 3 रहता ही है। यहाँ भी आपका कितना होता है बाबू? 3 रहता ही है। कोई परेशानी आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब देखिएगा, इनका नाम हम पहले ही बता चुके हैं। प्रतिमुख कोशिका, क्या नाम है? प्रतिमुख कोशिका नाम है। अच्छा, बीच वाले का क्या नाम है? ध्रुवीय केंद्रक नाम है। अच्छा, अब बोलिएगा, ये अगल बगल की 2 कोशिकाओं का क्या नाम है? सहायक कोशिका नाम है। क्या नाम है? सहायक कोशिका नाम है। और यह बीच वाले का क्या नाम है? बोलिएगा, अंड कोशिका नाम है। क्या नाम है? अंड कोशिका नाम है। क्या आप लोगों को क्लियर हो रहा है? बोलिएगा, फिर आप लोग समझिएगा। गुरु बीजाणु जनन का परिवर्धन किस प्रकार से होता है, अर्थात विकास किस प्रकार से होता है। इसमें जो आपका ये दिखाई दे रहा है बीजांड, हम आपको बता चुके हैं कि बीजांड में जो होता है बीजांड काय होता है। बीजांड काय कहते किसको हैं? इसमें पैरेनकाइमेटस की कोशिकाएं भरी होती हैं। उसी पैरेनकाइमेटस की कोशिकाओं को हम बीजांड काय कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इस बीजांड काय की कोई एक कोशिका जो क्या होती है बाबू, आकार में बड़ी हो जाती है। उस आकार में बड़ी कोशिका को प्राथमिक प्रपशु कोशिका अर्थात प्राइमरी आर्की स्पोरियल सेल कहते हैं। अभी प्राइमरी आर्की स्पोरियल सेल में समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है बाबू? समसूत्री विभाजन होता है। तो इनकी संख्या 1 से 2 हो जाती है। तो जो अंदर की तरफ होती है उसको प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं, और जो बाहर की तरफ होती है उसको बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। इस प्राथमिक भित्तीय कोशिका का यहाँ कोई कार्य नहीं है, बस कार्य है कि यह कोशिका निर्माण में सहायता करती है। समझ में आ गया? और जो आपका बीजाणु जनन कोशिका दिखाई दे रही है, यह बीजाणु जनन कोशिका जो होती है, यही आगे चलकर जो होती है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के रूप में कार्य करने लगती है। अब इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है बाबू? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो थोड़ा इसको ऐसे बना ले, गड़बड़ हो रहा है। ये ऐसे क्यों? अर्धसूत्री विभाजन, इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो देखिएगा, जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है,
यह गुर बीजाणु मात्र कोशिका 4 अगुणित कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। कितनी अगुणित कोशिकाओं में? 4 अगुणित कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं, जिनमें से 3 जो होती हैं खत्म हो जाती हैं। क्या होती हैं? यानी बीजांड द्वार की तरफ जो 3 होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, और जो ऊपर वाला एक बचता है, यही एक आपका चल कोशिका बचती है। देखिए यहाँ हमने चल कोशिका को लिख लिया। क्लियर हो रहा है आपको? अब देखिएगा ये क्या करती हैं, आकार में बड़ी हो जाती हैं। कुछ समय बाद क्या हो जाती हैं? आकार में बड़ी हो जाती हैं, और ज़्यादातर जगह क्या बोलते हैं, बीजांड काय का घेर लेती हैं। क्या करती हैं? बीजांड काय का ज़्यादातर जगह घेर लेती हैं, जिसको हम भ्रूण कोश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भ्रूण कोश के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर केंद्रक आ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इस केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है। तो केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है तो केंद्रक 2 केंद्रकों में टूट जाता है। कितने केंद्रकों में टूट जाता है? 2 केंद्रकों में टूट जाता है। अब इस 2 केंद्रकों में फिर समसूत्री विभाजन होता है तो ये 2 केंद्रकों से 4 केंद्रकों में टूट जाता है। फिर इसमें समसूत्री विभाजन होता है तो 4 केंद्रक 8 केंद्रकों में टूट जाता है। अब इसमें केंद्रक व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं बाबू? केंद्रक व्यवस्थित होते हैं। तो एक केंद्रक आपका निभाग की तरफ से और एक केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ से बीच में आ जाते हैं केंद्रक में। कहाँ जाते हैं? बीच में आ जाते हैं। तो इसको हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। और ऊपर नीचे 3 बच जाते हैं। समझ में आ गया? अब आइए, तो 3 बच जाते हैं। फिर इनमें व्यवस्था होती है। तो जो आपके बीच में 2 केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, आपस में मर्ज होकर के मिल करके एक केंद्रक बना लेते हैं। तो ऊपर की 3 केंद्रकों वाले कोशिकाओं को हम प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, बीच वाले केंद्रक को हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, और जो नीचे वाली के आपको कोशिका दिखाई दे रही है, अर्थात केंद्रक वाली कोशिका दिखाई दे रही है, इसमें से बीच वाले को हम सहायक कोशिका क्या बोलते हैं? बीच वाले को अंड कोशिका कहते हैं, और अगल बगल वाले को सहायक कोशिका के नाम से जानते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आया? क्लियर हो गया? यही चीज़ हम आपको कल लिखवाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस फिगर को हम व्हाट्सएप पर भेज देंगे तो आप लोग बना लोगे? हाँ, चलिए व्हाट्सएप पर बना लीजिएगा, और उसके बाद से हम आप लोगों को लिखवा देंगे। ठीक? बुक नहीं खरीदे हो नहीं तो बुक में स्पष्ट दिया हुआ है जी बुक में। हाँ हाँ, तो 4-5 स्टेप दिए, बता 4-5 स्टेप हम अपने लगे से बढ़ा देनी है, तबे तो समझ में आई कि ना। हाँ